हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी, यानी कि वैलिडिटी क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं और वैलिडिटी हम क्यों निकालते हैं। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में बताया था रिलायबिलिटी क्या होती है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वैलिडिटी क्या होती है। अब जैसे कि वैलिडिटी का क्या अर्थ होता है। वैलिडिटी का अर्थ है कि ऐसा परीक्षण, यानी कि जो वैलिडिटी है इसके लिए जो हम परीक्षण करते हैं, हम देखते हैं कि वैलिडिटी का वह गुण, यानी कि वैलिडिटी यानी कि वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण का वह गुण जो उस कार्य, यानी कि जिसके लिए वो बनाया गया है, कि वो उसको कितनी अच्छी तरह से मापता है और किस प्रकार मापता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसके लिए वह बनाया गया है, यानी कि वह परीक्षण का वह गुण जो उसको उसके जो कार्य की कार्यक्षमता को मापता है और उसके गुण को बताता है कि वो वैलिड है या नहीं है। यानी कि सरल शब्दों में हम कहेंगे कि परीक्षण की वैधता से तात्पर्य उस गुण या उस कार्य की क्षमता से है जो कि वह उसको मापता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। यानी कि जो परीक्षण है वो टेस्ट वो बताता है कि जो हमने टेस्ट लिया है वो कितना वैलिड है या इनवैलिड है। अब जैसे अगर हमको टेस्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जैसे हमने किसी का बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है तो उसका आईक्यू टेस्ट या ज्ञात करना है, तो आईक्यू टेस्ट के लिए हमने टेस्ट लिया तो वो क्या करते हैं, उससे उसकी आईक्यू सही ज्ञात हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट वैलिड है और उससे जो परीक्षण किया उसको हम उसकी वैधता कहते हैं। ये तो हुआ परीक्षण, यानी कि वैधता जो उसके परीक्षण के द्वारा की गई कि परीक्षण क्या होता है। अब जैसे कि अनास्टेसी एंड अरविना के अनुसार डेफिनेशन है कि परीक्षण वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि परीक्षण पे डिपेंड करता है कि वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। यानी कि अगर हमको टेस्ट कर रहे हैं और वो जिसके लिए कर रहे हैं, अगर वो उसका सही मापन करता है, उसको वो जिस उद्देश्य के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो हम कहेंगे कि टेस्ट वैलिड है। और अगर वो उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है तो हम ये कहेंगे कि टेस्ट इनवैलिड है, कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू गुलिक्सन, इन्होंने क्या कहा है कि वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। अब बात आती है कि क्या एक टेस्ट एक वैध परीक्षण होगा हमेशा या नहीं होगा। तो इसके लिए 3 पॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी परीक्षण अपने आप में ना तो वैलिड होता है ना ही इनवैलिड होता है। यह तो सिर्फ परीक्षण के उपयोग के द्वारा ही बता सकते हैं कि यह टेस्ट वैलिड है या इनवैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी परीक्षण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा मापे जाने वाला कंसेप्ट का किस ढंग से परिभाषित किया जा रहा है। अगर हम उसको सही ढंग से परिभाषित कहेंगे तो हम कहेंगे ये वैलिड है, और अगर हम उसी परिभाषा को दूसरे रूप में प्रस्तुत करेंगे तो हम कहेंगे टेस्ट इनवैलिड है। थर्ड पॉइंट,
कि परीक्षण की वैधता कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। अगर कोई परीक्षण एक परिस्थिति में तो वैलिड है और जो हमने टेस्ट लिया है उसके लिए वैलिड है, परंतु अगर दूसरी परिस्थिति में देखेंगे तो वही टेस्ट इनवैलिड होगा और जो टेस्ट लिया है उसको भी इनवैलिड बता दिया जाएगा। जैसा कि कोई अमेरिकन बुद्धि परीक्षण भारतीयों की को मापने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो इनवैलिड होगा, और अगर उसी बुद्धि परीक्षण को जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया है अगर वहीं के लोगों के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ के लिए वैलिड होगा। लेकिन अगर वहाँ भी अमेरिका की जनजातियों के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट इनवैलिड है, यह टेस्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। इसके बाद आता है वैधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, जिनको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिन्होंने 1966 में एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मैनुअल्स। ये किसके द्वारा बनाया गया? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया। और कब बनाया गया? 1966 में बनाया गया। और इन्होंने जो विभिन्न तरह की वैलिडिटीज़ हैं, जो वैधता हैं, उनको सिंथेसाइज किया, यानी कि संश्लेषित किया। तो संश्लेषित करने पर से परीक्षण की वैधता को संश्लेषित किया और करने से जो कन्फ्यूजन थे उनको दूर किया, और उन कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद इन्होंने बताया कि जो वैधता है वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है अंतःविषय वैधता, जिसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। ये भी 2 बातों पर निर्भर करती है, आइटम वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी। इसके बाद सेकंड टाइप होता है कसौटी संबंधित वैधता, जिसको हम क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहते हैं। और ये भी 2 टाइप्स की होती है, समवर्ती वैधता एंड भविष्यवाची वैधता। इसके बाद आता है थर्ड टाइप्स इसका रचनात्मक वैधता, जिसको हम कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। अब सबसे पहले हम किसके विषय में पढ़ेंगे? कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट वैलिडिटी का संबंध कंटेंट टेस्ट द्वारा मापे जाने वाले गुण या क्षेत्र की सुसंगति से होता है। यानी कि जो हम उसका कंटेंट वैलिडिटी है, जो उसको हम माप रहे हैं, जिसके लिए जो उसके गुण हैं, जो उसका क्षेत्र है जिसके लिए हम माप रहे हैं, उससे पता चलता है कि कितनी वैलिड है, कितनी नहीं है। इसको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि रिलीवेंस, इंस्ट्रिंसिक वैलिडिटी, सर्कुलर वैलिडिटी तथा रिप्रेजेंटेड वैलिडिटी आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। जैसे कि गे ने 1980 में एक डेफिनेशन दी कि एक संभावित क्षेत्र को जिस सीमा तक एक परीक्षण मापता है वही उसका कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है। यानी कि हम उसके लिए एक क्षेत्र ले लेंगे और जिस क्षेत्र तक जो हमने एरिया लिया है और उसको हम मापेंगे तो उस क्षेत्र तक जो मापन किया जा रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? उसका कंटेंट वैलिडिटी कहेंगे। उसी के गुण के आधार पर बताएंगे कि ये वैलिड है या नहीं है, जो इसका मापन कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी हो, इसके लिए 2 बातों पर निर्भर करता है, आइटम वैलिडिटी एंड सेकंड पॉइंट है इसका सैम्पलिंग वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी से ये पता चलता है कि जो परीक्षण के आइटम हैं उस क्षेत्र के गुणों या व्यवहारों का सही मापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस गुण के लिए, जिस व्यवहार का मापन करने के लिए हम आइटम वैलिडिटी को लेते हैं, क्या वो उसका पूर्ण रूप से मापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें आइटम वैलिडिटी में पता चलता है। और इसी प्रकार सैम्पलिंग वैलिडिटी से पता चलता है कि कितना ठीक ढंग से परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले क्षेत्र का सैम्पलिंग लिया गया है या नहीं। हम जिस क्षेत्र का, जितने एरिया का हम सैम्पलिंग करना चाहते हैं, क्या वो उस सैम्पलिंग का यूज़ किया गया है या नहीं किया गया, वो क्षेत्र कवर किया गया या नहीं किया गया। ऐसा ना हो कि हम 10,000 में हम
100 लोगों की सैम्पलिंग लेना चाहते थे और 100 की जगह हमने 10 की ही सैम्पलिंग ली। इसका पता हमें सैम्पलिंग वैलिडिटी में पता चलता है। एग्जाम्पल है, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता बायोलॉजी का टेस्ट करना चाहता है, बायोलॉजी लैब में टेस्ट करना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है कि उसमें जितने प्राणी हैं वो सबका टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें वो कुछ का ही, जो रीढ़दार प्राणी हैं उनका ही टेस्ट कर पाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमने इसका मानक लिया था, जो जिसका जितने का हम मापन करना चाहते थे, क्या उनका मापन हुआ है या नहीं हुआ है, केवल रीढ़दार प्राणियों का ही हुआ है। अगर वो केवल रीढ़दार प्राणियों का ही मापन करता है, उनका टेस्ट करता है, तो हम ये कहेंगे कि जो ये वैलिडिटी है, जो परीक्षण किया गया है, ये पूरी तरह वैध नहीं है। जो इसका रिजल्ट है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद आता है, और इसकी जो कंटेंट वैलिडिटी है, इसके निर्धारण भी टू टाइप से करते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट जजमेंट, यानी कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार आधार पर करते हैं, और सेकंड सांख्यिकी विश्लेषण के आधार ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि एक्सपर्ट के द्वारा और सांख्यिकी जो आधार हैं, जो हमने बेस लिया है, उसके आधार पर हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद आता है कसौटी संबंधित वैधता, यानी कि क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसमें क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की वैधता ज्ञात करने में परीक्षण को किसी बाह्य कसौटी के साथ से संबंधित किया जाता है, और ये सहसंबंध जितना ही अधिक होता है, परीक्षण की वैधता उतनी ही अच्छी समझी जाती है। यानी कि हम जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है, उसके लिए जो एक्सटर्नल क्राइटेरिया हमने लिया है, तो उसके साथ हम जितना ज़्यादा अच्छे से हम उसका टेस्ट करेंगे, उसमें कोरिलेशन दिखाएंगे, वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी वैलिडिटी शो करेगा, वो वैध होगा। और अगर उसका एक्सटर्नल क्राइटेरिया ही जो है, एक्सटर्नल क्राइटेरिया उसमें कोरिलेशन नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देंगे। अब ये भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट समवर्ती वैधता, कनक्यूरेंट कॉनकरेंट वैलिडिटी, सेकंड भविष्यवाची वैधता, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम समवर्ती वैधता। समवर्ती वैधता तात्पर्य वैसी वैधता से होता है जो टेस्ट को किसी प्रेजेंट क्राइटेरियन के साथ कोरिलेट करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। यानी कि हम जिस क्षेत्र तक, जिस सीमा तक हम जो टेस्ट करना चाहते हैं, जिसका प्राप्तांक प्राप्त करना चाहते हैं, स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो पहले से तैयार किया गया है और इसका हम परीक्षण लेते हैं, जिसके साथ साथ क्रियान्वयन तथा किया गया है, और उसी समय में उपलब्ध कोई अन्य वैध कसौटी के प्राप्तांकों के से कोरिलेट होता है, ऐसे संबंध प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि ये समवर्ती वैधता है। जैसे कि कोई व्यक्ति शाब्दिक बुद्धि परीक्षण निर्माण वैधता ज्ञात करने से पहले कोई ऐसा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लेता है जिसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों संतोषजनक हैं, तो हम इसके बीच में कोरिलेशन निकाल सकते हैं, तब ये टेस्ट वैलिड होगा। सेकंड आता है भविष्यवाची वैधता। भविष्यवाची वैधता में टेस्ट को किसी ऐसी कसौटी के साथ से संबंधित किया जाता है जो वर्तमान समय में न उपलब्ध होकर भविष्य में होती है। यानी इसकी उसका संबंध पहले जो हमने टेस्ट लिया है, उसका जो भविष्य हम कर रहे हैं कि बाद में इसका इतना रिजल्ट आएगा, अगर उसके साथ में वही रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे कि ये भविष्यवाणी वैधता है। जैसे कि हमने एक ग्रुप में एक सामूहिक रूप से टेस्ट लिया, और उसमें जो ग्रुप हैं, जो बच्चे हैं, उनके 95% नंबर आते हैं। फिर अब उन्हीं बच्चों का हम एक साल बाद फिर परीक्षण करते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम में लेते हैं, और उसमें भी उन बच्चों के 95% मार्क्स आते हैं, तो हम कहेंगे कि जो ये भविष्यवाची वैधता है बिल्कुल सत्य है, जो टेस्ट लिया गया है वो पूर्णतः वैलिड है। और अगर हम कहेंगे कि नंबर कम आए हैं तो ये वैलिड नहीं है, कम और अधिक होने पर ये वैलिड नहीं होगा। अगर सेम दोनों जो पास्ट में लिया गया था एग्ज़ाम, उसके जो मार्क्स हैं, जो फ्यूचर में लिया गया है उसके एग्ज़ाम, उसके मार्क्स सेम हैं, तब तो ये वैलिड होगा। इसके बाद आता है जैसे कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो अलजेब्रा एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं। अलजेब्रा एप्टीट्यूड में
जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उन्होंने 80 नंबर प्राप्त किए, और फिर हम एनुअल एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद में उन्होंने भी 80 नंबर प्राप्त किए, तब तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट वैलिड है, क्योंकि हमने उसकी भविष्यवाणी की थी कि आगे जाके भी ये बच्चा इतने ही नंबर प्राप्त करेगा, और 1 साल बाद हम उसका एग्ज़ाम लेते हैं, वो उतने ही नंबर प्राप्त करता है, तो हम कहते हैं कि टेस्ट वैलिड है। और अगर नंबर प्राप्त नहीं करता है तो हम कहेंगे ये इनवैलिड है, जो भविष्यवाणी की गई है वो गलत है। एंड अब आता है लास्ट टाइप, संरचना वैधता, जिसको कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसे फैक्टोरियल वैलिडिटी या शील गुण वैधता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी परीक्षण की वैधता का एक संरचना के रूप में आंका जाता है, और संरचना वैधता का कैलकुलेशन कंटेंट वैलिडिटी तथा क्राइटेरियन वैलिडिटी से के परिकलन में काफ़ी कठिन होता है। यानी कि जो हमने पहला टाइप पढ़ा था इसका कंटेंट वैलिडिटी, और सेकंड टाइम पढ़ा था क्राइटेरियन वैलिडिटी, तो ये जो वैलिडिटी हैं दोनों इजी होती हैं, इसका टेस्ट हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड है टाइप है इसका रचनात्मक वैलिडिटी, जिसको हम संरचनात्मक वैलिडिटी भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, वो ज़्यादा कठिन होता है। इन दोनों इसका हम यूज़ तभी करते हैं जब वहाँ पर ये 2 टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि वहाँ हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो हम कंटेंट वैलिडिटी का टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ना ही क्राइटेरियन वैलिडिटी का। तो उस कंडीशन में ही हम इस रचनात्मक वैधता का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि गे ने 1980 में डेफिनेशन दी कि जिस सीमा तक एक परीक्षण किसी प्रस्तावित काल्पनिक संरचना का मापन करता है उसे उस परीक्षण का संरचनात्मक वैधता कहा जाता है। संरचना को सीधे देखा सुना या स्पर्श नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके प्रभावों के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। जिसके एग्जाम्पल हैं बुद्धि, सृजनात्मकता, अंतर्मुखता आदि संरचनात्मक के उदाहरण हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं किसी का बुद्धि लब्धि टेस्ट हम करना चाहते हैं, उसका आई टेस्ट चेक करना चाहते हैं। अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं और वो बच्चा अच्छे से समझ रहा है, और जो हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं उसका तुरंत हैंड टू हैंड आंसर दे रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चे की बुद्धि लब्धि तेज़ है, इसकी IQ तेज़ है, क्योंकि इसने हमारी बात को जल्दी से समझ लिया और फटाफट इसका आंसर दे दिया। इसी प्रकार अगर हम बच्चे की क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं, हमने उसको कुछ दिया प्रैक्टिकल करने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वो कर देता है, तो हम कहेंगे कि जो इसकी जो क्रिएटिविटी है इसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा है और ये बच्चा अच्छे से समझ सकता है। इस प्रकार इसका जो IQ लेवल है वो भी अच्छा है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।